नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने 2 दिव्यांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक भी भेंट की। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्या सीएम योगी के सामने रखी। जमीन विवाद से लेकर चिकित्सा सहायता और पुलिस उत्पीड़न तक हर शिकायत को सीएम योगी ने गंभीरता से सुना। सीएम योगी ने हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात की और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश देते हुए साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में सीएम योगी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 2 दिव्यांगों को चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टिक भेंट की। यह स्टिक दिव्यांगों के लिए चलने फिरने में सहायक होगी और उनकी दिनचर्या को और आसान बनाएगी। इस पहल ने न केवल दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि सरकार की समावेशी सोच को भी दर्शाया। इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लखनऊ सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूपी में विकास परियोजनाओं और केंद्रीय राज्य सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सीएम योगी की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की और प्रदेश के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये मुलाकात सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान लाया, बल्कि दिव्यांगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जितेंद्र प्रसाद के साथ मुलाकात ने विकास की नई उम्मीदें जगाई। ये पहल दिखाती है कि सरकार जनता के हर वर्ग के साथ खड़ी है ताकि हर जरूरतमंद को समय पर इंसाफ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गोरखपुर में यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और हरनही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर के खजनी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूपी के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने सीएससी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में रंगाई पुताई, सफाई और मरम्मत कार्य को भी देखा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले और अस्पतालों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की बारीकी से जांच की गई। उन्होंने कहा, आमजन को समुचित इलाज की व्यवस्था हो, ये हमारी प्राथमिकता है। अस्पतालों में सफाई और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सीएमओ और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गोरखपुर जनपद के पूरे विभाग की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की है और सभी अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, चिकित्सक समय से उपस्थित रहे, दवाइयां सभी उपलब्ध हैं, हर स्थिति में मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधाएं मिले और जो चिकित्सकों की कमी है तत्काल भर्ती करें। सीएमओ महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ये अधिकार प्राप्त है, शासन ने अधिकारी ने दिया है, स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की भर्ती करें और लगातार निगरानी करें जिससे सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहे। इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और अराजकता का माहौल है और ममता सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम रही है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी लगातार सनातन संस्कृति पर हमले देख रही हैं, उकसा रही हैं लोगों को। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वहां जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।
हरनही सीएससी के निरीक्षण के बाद ब्रजेश पाठक गाजर नरसिंह गांव में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ये दौरा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि उनकी सख्ती और प्रतिबद्धता का भी परिचय देता है। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई और मरीजों को बेहतर इलाज का वादा गोरखपुर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और क्या सियासी बयानबाजी से परे जमीनी स्तर पर बदलाव दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बने टेक होम राशन और प्लांट और सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां कार्यरत महिलाओं से मुलाकात भी की और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र के अनौरा कला गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत स्थापित टेक होम राशन प्लांट और सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। ये प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल रहा है, जहां प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पौष्टिक राशन तैयार कर रही हैं। डिप्टी सीएम ने और कार्यरत महिलाओं से मुलाकात भी की और उनके कामों की जमकर सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बहनें न केवल अपने परिवारों को संभाल रही हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्लांटों के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा केंद्र है जो तेजस्वी प्रेरणा लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस योजना को ग्राम विकास विभाग के जो हमारा एनआरएलएम और एसआरएलएम विभाग है उसके माध्यम से इसका संचालन होता है और इसमें एक सीएलएफ से छोटी छोटी राशि एकत्र करके इस 90 लाख रुपए की लागत की यूनिट की स्थापना हुई। इनका बिजली का खर्च बहुत आता था, तो चूंकि महिलाओं के द्वारा संचालित उद्योग है और जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसमें जो महिलाएं किसी भी उद्योग को फूड प्रोसेसिंग का संचालित करेंगी उनको सोलर सब्सिडी 90% हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर सोलर का श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत अनौरा कला में स्थापित ये THR प्लांट ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित कर रहा है। सोलर प्लांट इस इकाई को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आई और डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। में हमारे कुपोषित बच्चे आते हैं, उनके पोषाहार के निर्माण का काम यहाँ पर होता है, लेकिन इनका यह जो आसान है या जो मशीनरी है इसमें ऐसे और भी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिससे इनकी आमदनी बढ़ जाए। और आने वाले समय में अभी तो ये अनुमानित 8,000 रुपये या इससे अधिक की मंथली इनकम बताती हैं और 2 शिफ्ट में इनकी यह यूनिट संचालित होती है, लेकिन जब इनके यहाँ और भी उत्पाद बनने लगेंगे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी। और मैंने सभी दीदियों से पूछा है कि परिवार में आपका काम जब यहाँ चली आती तो कौन करता है, लोग नाराज तो नहीं होते? तो परिवार भी खुश रहता है, यह सब भी खुश हैं, आज आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, या निरंतर आगे बढ़ें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, यही हमारी कोशिश। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि इस मॉडल को अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। और इस दौरे के दौरान स्थानीय लोग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्साहित दिखी। लखनऊ के अनौरा कला गाँव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा न केवल ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता का उत्सव भी है। THR और सोलर प्लांट जैसे प्रयास ग्रामीण भारत को नई दिशा दे रहे हैं। ये मॉडल पूरे प्रदेश में फैलकर लाखों महिलाओं के सपनों को उड़ान देने में सहायक होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी के मेरठ में एक बार फिर सौरभ हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव के नीचे जहरीला सांप रख दिया। लेकिन पोस्टमार्टम ने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। मेरठ में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार। प्यार में पागल पत्नी पति बना शिकार। सांप को भी बनाया गुनाह का औजार। प्रेमी संग पत्नी ने रची मौत की पटकथा। गला घोटा फिर सांप से डसवाया। मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जहां एक युवक का शव बंद कमरे में मिला। शव के नीचे एक जिंदा वाइपर सांप भी मिला और मृतक के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान दिख रहे थे। परिजनों और ग्रामीणों को लगा कि मृतक अमित की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की साजिश थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बुधवार देर शाम आई रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। ड्रामेटिक पॉज पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पुलिस का शक गहराया और जांच की सुई अमित की पत्नी रविता की ओर घूमी। सख्त पूछताछ में रविता टूट गई और उसने अपनी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश कबूल कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि रविता और अमरदीप का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके चलते वह विरोध करता था। इससे तंग आकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। गूगल और यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोजे। सपेरे से 1000 रुपए में जहरीला वाइपर सांप खरीदा। पहले अमित की गला दबाकर हत्या की। हत्या को हादसा में बदलने के लिए शव के नीचे सांप को दबा दिया। जहरीले सांप ने अमित को 10 बार डसा। प्रेमी अमरदीप को मौके से भगा दिया। रविता खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह अमित को सांप डसने का हंगामा किया। ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया, लेकिन कुछ लोगों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। लोगों की शंका ने पुलिस को जांच की दिशा दी। सख्त पूछताछ में रविता और अमरदीप ने सारी साजिश उगल दी। पुलिस अब सांप बेचने वाले सपेरे की तलाश में जुट गई है। आपको जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। मेरठ का ये हत्याकांड अकेला नहीं है। हाल ही के महीनों में देश भर में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं, जहां महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या की। मेरठ में ही सौरभ राजपूत हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की चाकू से हत्या कर शव को ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोंटकर शव को नाले में फेंक दिया। ये घटनाएं समाज में रिश्तों की बुनियाद पर सवाल उठा रही हैं। क्या प्रेम प्रसंग और नशे की लत ऐसी क्रूरता की वजह बन रहे हैं? मेरठ के अकबरपुर सादात की यह वारदात न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए खतरे की घंटी है। रविता और अमरदीप की साजिश भले ही पोस्टमार्टम ने बेनकाब कर दी, लेकिन ये सवाल छोड़ गई कि आखिर रिश्तों की पवित्रता को ऐसी क्रूरता में बदलने की वजह क्या है। क्या समाज मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। गढ़ी रामी की एक विशेष समुदाय की बारात को छलेसर के एक मैरिज होम में दबंगों ने जबरन रोक दिया और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी रामी से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है।
मथुरा से छलेसर के कृष्णा गार्डन मैरिज होम से आ रही एक विशेष समुदाय की युवती की बारात को दूसरे समुदाय के लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। बारात जैसे खुशी के मौके को दूसरे समुदाय के लोगों ने दहशत में बदल दिया। करीब 6 लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों से बारातियों पर हमला बोल दिया। इस हिंसक मारपीट में कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। दूल्हे को भी चोटें आई और बारात को बिना बैंड बाजे के पैदल ही मैरिज होम तक पहुंचना पड़ा। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने बारात में डीजे बजाने को लेकर विरोध किया तो जल्द ही ये बात हिंसा में बदल गई। पहले बारातियों को धमकाया गया और कई लोगों को मैरिज होम के अंदर तक पीछा उनका किया गया। डर की वजह से बारात बिना खाए पिए ही वापस लौट गई। घटना की सूचना पर एतमादपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बारात में डीजे बजाने को लेकर के उस गांव के लोगों के साथ विवाद हुआ। ये गढ़ीरामी का नगला तल्फी मजरा था थाना एतमादपुर क्षेत्र में। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये घटना न केवल एक परिवार की खुशियों पर हमला है बल्कि सामाजिक समरसता पर भी गहरा सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और लखनऊ के काकोरी इलाके में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। गहलवारा गांव में हुई घटना में एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के गहलवारा गांव में 16 अप्रैल की रात उस वक्त मातम छा गया जब एक शादी समारोह की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। एक शादी समारोह के लिए काकोरी मोड़ से 40-50 लोगों की बारात आई थी, लेकिन इस जश्न के बीच किसी ने हर्ष फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली एक बुजुर्ग को जा लगी। मृतक अपने भाई के साथ घर वापस आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं प्रारंभिक जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य संदिग्ध को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी बारात के साथ विदाई समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। काकोरी की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी है बल्कि हर्ष फायरिंग की खतरनाक परंपरा पर भी गंभीर सवाल उठाती है। बुजुर्ग की मौत ने एक बार फिर से समाज को आगाह किया है कि खुशी के मौकों पर ऐसी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा पाएगा और क्या मृतक के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अयोध्या में अप्रैल की तपती गर्मी में राम भक्तों और स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने अनोखी पहल शुरू की है। सड़कों पर सरयू जल का छिड़काव और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही अस्थायी शेड बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुकून मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या, जहां राम का नाम हर सांस में बसता है, वहां अप्रैल की तपती दोपहरी में आसमान जैसे आग बरसा रहा है। सड़कें तप रही हैं और गर्मी की लपटें हर कदम को भारी बना रही हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में राम भक्तों के लिए राहत की फुहार लेकर आया है। जिला प्रशासन और नगर निगम सरयू का पवित्र जल छिड़काव अब सड़कों पर करा रहा है, जो न सिर्फ तापमान को कम कर रहा है बल्कि हर श्रद्धालु के चेहरे पर ठंडक की मुस्कान ला रहा है। बहुत बेचरम सीमा पे है। इस तरह गर्म पड़ रहा है कि यात्री जब आते हैं पैर सुलझते थे, लेकिन
अयोध्या के लोकप्रिय महानगर अयोध्या के लोकप्रिय नगर निगम के महापौर जी आदरणीय बृहस्पति त्रिपाठी जी ने एक जल छिड़काव का मशीन चलाया है, जिससे जनता को और यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है। फव्वारा टाइप का मशीन आप देखें निकला यहाँ गुजरा हुआ है, और वो पानी उससे जब पड़ रहा लोगों के ऊपर तो बड़ी राहत लेते हैं, और जमीन हमेशा तरी की जाती है यहाँ पर रोड को, कि यात्री अगर आवागमन हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि जाते हैं तो उनके पैर को ठंडा रहे, कोई किसी का पैर जले ना। ये जल सरजू मैया का है जो भर करके, और जल सरजू जल छिड़काव होता है, सब लोग पवित्र हो जाते हैं। जो नहीं नहा पाते हैं वो स्नान ही कर लेते हैं पूरा। अच्छा, कितनी देर तक चलता है ये गर्मी? ये दिन भर चलता है हमारे यहाँ, करीब आप सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम में पूरा नया घाट से लेकर के राम मंदिर तक पूरा करता रहता है। ये छिड़काव केवल पानी की बौछार नहीं, बल्कि अयोध्या की आतिथ्य परंपरा का प्रतीक है। सरयू का पवित्र जल जब सड़कों पर बिखरता है तो मानो मां सरयू खुद भक्तों का स्वागत कर रही हो। नगर निगम ने करीब 2000 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की है ताकि कोई भी भक्त प्यासा न रहे। साथ ही जरूरी जगहों पर अस्थायी शेड बनाए जा रहे हैं, जिससे धूप की तपिश से राहत मिले। ये शेड उन बुजुर्गों और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये पहल गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए शुरू की गई है। खासकर हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और सरयू घाट जैसे प्रमुख स्थानों पर छिड़काव और पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। हम जो आज है नागपुर से श्री राम की जन्मभूमि पे आए हैं, उन नगर निगम की तरफ से आज जो पानी का छिड़काव जो सरयू नदी का आम जनता पे छिड़क के जो हाथ पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए हम यूपी सरकार की, नगर निगम की बहुत बहुत आभारी है। अच्छा, कितनी राहत मिली गर्मी से? गर्मी से ऐसा लग रहा है कि बस छिड़कते रहे जब तक ठंडक ना आए, लेकिन नगर निगम को सभी जनता से लेके सभी आम जो दर्शन के लिए आए उनका भी ध्यान रखते हुए वो सभी पे अपना काम बराबर ढंग से कर रही है। अच्छी सुविधा मिल रही है। अच्छी सुविधा मिल रही है। अयोध्या की इस सराहनीय पहल ने तपती गर्मी में भी राम भक्तों के दिलों को ठंडक दी है। सरयू जल की फुहार और पेयजल की व्यवस्था न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा है, बल्कि राम की नगरी के आतिथ्य का एक नया अध्याय है। सवाल ये है कि क्या ऐसी पहल अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू हो पाएगी, ताकि हर श्रद्धालु को सुकून मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।